नमस्कार बच्चों, SKPCS एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश PCS प्री एग्ज़ाम 2022 जो कि जून में आयोजित होना है, उसके लिए ये मॉक टेस्ट है। आप लोग इसको देने का प्रयत्न करें। यदि आप लोगों की स्थिति 50% से अधिक रहती है तो आप ये मान के चलें कि आपकी जो तैयारी है परीक्षा की वो काफ़ी हद तक ठीक चल रही है। इस प्रश्न पत्र में हमने करीब 100 से अधिक प्रश्न रखे हैं, तो लगाने का प्रयत्न करें। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखें। निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ संस्था दी है और दूसरी तरफ उसका गठन वर्ष दिया गया है। संस्थाएं 4 हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात NCB, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात IB। और दूसरी तरफ इनके गठन वर्ष दिए हैं 1963, 1986, 1968, 1887। तो टैली करें। यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन हुआ है 1986 में, CBI बनी है 1963 में, रॉ का गठन हुआ है 1968 में और इंटेलिजेंस ब्यूरो बनी है 1887 में। तो इसमें सबसे पुरानी खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा D 2134। इन चारों के वर्तमान में अध्यक्ष भी जान लेते हैं, उनको भी आप याद रखेंगे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसमें महानिदेशक और उप महानिदेशक होते हैं। वर्तमान समय में NCB के महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान और उप महानिदेशक हैं RN श्रीवास्तव। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रमुख इस समय हैं सुबोध कुमार जायसवाल। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख हैं सामंत गोयल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख हैं अरविंद कुमार। दूसरा प्रश्न देखें। हिंदू विवाह एक्ट 1955 में संशोधन कर केंद्रीय कैबिनेट ने महिलाओं की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के विधेयक को मंजूरी हाल ही में प्रदान की है। यह उम्र सीमा जून 2020 में बनी टास्क फोर्स की सिफारिश पर बढ़ाई गई है। इस टास्क फोर्स की अध्यक्ष निम्न में कौन थी? सुषमा स्वराज, जया जेटली, स्मृति ईरानी, किरण बेदी। राइट आंसर हो जाएगा जया जेटली। भारत में विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर, 26 जुलाई, 16 सितंबर या 11 अगस्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। 26 जुलाई को कौन सा दिवस? तो मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999 में, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में। 16 सितंबर ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौथा प्रश्न देखें। यूनेस्को द्वारा जारी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थलों की सूची में भारत के 14 स्थल शामिल हो गए हैं। हाल ही में जारी सूची में भारत का कौन सा स्थल शामिल हुआ है? ऑप्शंस हैं योगा, कुंभ मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा या रामलीला। राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता की दुर्गा पूजा को अभी हाल ही में शामिल किया गया है। पांचवा प्रश्न देखें। सुमेलित करना है, मिलान करना है। एक तरफ आयोग दिए हैं, दूसरी तरफ अध्यक्ष हैं उनके। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये दोनों जनजाति हो गए हैं। इसको कर लो जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। इनके अध्यक्ष मिलान करने हैं। राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में अरुण कुमार और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह। इस हिसाब से सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी होगा। छठा प्रश्न देखें। भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा निम्न में से किसे बनाया गया था? ऑप्शंस हैं संस्कृत, तेलुगु, तमिल या मलयालम। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? कौन सी बनाई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा तमिल। भारत की प्रथम शास्त्रीय भाषा तमिल है। वर्तमान में भारत में कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? तो कुल शास्त्रीय भाषाएं हैं 6, जिसमें से 4 हो गई यही तमिल, तेलुगु, संस्कृत और मलयालम। शेष 2 बची, उसमें 2 हैं, एक हो जाएगी कन्नड़ और अभी हाल ही में बनाई गई है ओडिया। तो कुल मिलाकर 6 भाषाएं हैं, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और ओडिया। और सबसे लेटेस्ट बनी है 2014 में। कौन सी बनाई गई है? तो ओडिया बनाई गई है। और सबसे प्रथम कौन सी बनाई गई है? तो तमिल को बनाया गया है। सातवां प्रश्न देखें। भारी कर्ज में डूबने के कारण चर्चा में आई चीन की दूसरी और हांगकांग की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है कंट्री गार्डन होल्डिंग्स, एवरग्रैंड, चाइना वेक या सनेक चाइना होल्डिंग्स। तो इसमें से कौन सी है रियल एस्टेट कंपनी? तो राइट आंसर हो जाएगा एवरग्रैंड। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी कौन सी होगी इसमें? तो कंट्री गार्डन होल्डिंग्स। ये चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। लेकिन जो चीन में दूसरे नंबर पर है वो एवरग्रैंड है, जो अभी हाल ही में चर्चा में आई और भारी कर्ज के कारण। सातवां प्रश्न देखें। भारी कर्ज में डूबने के कारण चर्चा में आई चीन की दूसरी और हांगकांग की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। ऑप्शंस हैं कंट्री गार्डन होल्डिंग्स, एवरग्रैंड, चाइना वेक या सनेक चाइना होल्डिंग्स। क्या होगा सही उत्तर? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा एवरग्रैंड। यही कर्ज में डूबने के कारण जो है चर्चा में अभी आई है। चीन की वर्तमान में सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी तो वो है कंट्री गार्डन होल्डिंग्स है। ये चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। लेकिन भारी कर्ज में डूबने के कारण चर्चा में कौन सी आई है? एवरग्रैंड आई है। आठवां प्रश्न देखें। 15 अगस्त 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान भारत के कितने जिलों में शुरू किया गया है? मोदी जी ने अभी हाल ही में ये नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। शुरू करने की डेट क्या है? 15 अगस्त 2020। कितने जिलों में? ऑप्शंस हैं 697, 45
742 या 272? राइट आंसर हो जाएगा 272 जिलों में जो है मोदी जी ने ये प्रोग्राम शुरू किया है। भारत में कुल जिले कितने हैं? तो भारत में कुल जिले हैं 742। भारत के 28 राज्यों में कुल जिले कितने हैं? तो 697 हैं। और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल जिले कितने हैं? तो 45 हैं। 697 और 45 दोनों को जोड़ दें तो टोटल इंडिया में जिले कितने? 742 हैं। और ये प्रोग्राम कितने जिलों में? 272 जिलों में शुरू। 9वां प्रश्न देखें, ड्रग्स तस्करी के लिए प्रसिद्ध गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, लाओस, थाईलैंड के निकट स्थित भारत के किस राज्य में ड्रग्स के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या मणिपुर। राइट आंसर क्या होगा? असम होगा। 10वां प्रश्न देखें, भारत में 2021 की जनगणना के लिए शुभंकर निम्न में से कौन सा बनाया गया था? ऑप्शंस हैं प्रगणक शिक्षिका, प्रगणक शिक्षक, ए और बी दोनों या कोई नहीं। क्या होगा सही आंसर इसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। 2021 की जनगणना कोविड-19 और इसकी वजह से चलते हुए नहीं हुई है। शुभंकर भी अभी इसका कोई बनाया नहीं गया है। इससे पहले जनगणना हुई थी 2011 की, और 2011 की जनगणना का शुभंकर बनाया गया था प्रगणक शिक्षिका। लेकिन 2021 की जनगणना का कोई शुभंकर वर्तमान में नहीं बनाया गया है। हालांकि प्रविष्टियां मांगी गई थी, 1278 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं शुभंकरों की, विचाराधीन है। जब ये जनगणना शुरू होगी तो इन 1278 प्रविष्टियों में से कोई ना कोई एक शुभंकर बना दिया जाएगा, वही 2021 की जनगणना का शुभंकर होगा। लेकिन वर्तमान में अभी कोई शुभंकर नहीं बनाया गया है। ये भी जान लें 2021 की जो जनगणना हो रही है या होगी आगामी जब भी होगी, तो 2021 की जनगणना कौन से नंबर की होगी? सबसे पहले जनगणना कब हुई थी? तो सबसे पहले जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय। लॉर्ड कौन थे? मेयो, उनके समय हुई थी। और 2021 में जो जनगणना होगी तो 2021 की जनगणना भारत की 16वीं जनगणना होगी। और स्वतंत्र भारत की अगर कहें तो ये स्वतंत्र भारत की होगी 8वीं। 10 वर्षीय जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो कहेंगे 1881 से शुरू हुई, लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई है। 10 वर्षीय जो जनगणना होती है, जैसे इससे पहले 2011 में हुई थी, अब 2021 में होगी, फिर 2031 में होगी। तो इस हिसाब से 10 वर्षीय जो जनगणना शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय। सबसे पहली जनगणना कराई थी लॉर्ड मेयो ने, सन था 1872। 11वां प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। ऑप्शंस हैं 22.30%, 17.5%, 20.22% या 19%। क्या होगा राइट आंसर इसमें? उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज है 22.30%। ये नगरीय जनसंख्या है, जितनी बची उतनी यानी 77.70 ये परसेंट हो जाएगा ग्रामीण जनसंख्या का यूपी में, और शहरी हो गई है 22.30%। यदि भारत की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.16%। 31.16% नगरीय जनसंख्या है, और लगभग 69% जो बची है वो ग्रामीण जनसंख्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज 31.16
16% है और लगभग 69% के करीब ग्रामीण जनसंख्या है। मिलान करना है। 12वां प्रश्न देखें। एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ लेखक है। पुस्तकों के नाम है द प्रोमिस, प्रॉमिस मी डैड, होम इन द वर्ल्ड, द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। और लेखक हैं डेमोन गेलगट, जो बिडेन, अमर्त्य सेन, दलाई लामा। मिलान करें, किसने कौन सी लिखी है? द प्रॉमिस बुक लिखी है डेमोन गेलगट ने। प्रॉमिस मी डैड ये पुस्तक लिखी है जो बिडेन ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने। और होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन ने, भारतीय अर्थशास्त्री। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट ये लिखी है दलाई लामा ने। तो इस हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा ए। 13वां प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश में हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किस जनपद में हुआ है? ऑप्शन है बहराइच, सोनभद्र, जालौन, गोरखपुर। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा सोनभद्र। वनवासी समागम अभी हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ है? सोनभद्र में आयोजित हुआ है। 14वां प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया गया है। ऑप्शन हैं गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर देहात, झांसी। क्या होगा सही उत्तर? गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, तो वल्चर वाला केंद्र कहाँ बनाया गया है? गोरखपुर में बनाया गया है। 15वां प्रश्न देखें। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जनपद से होकर नहीं गुजरता है? ऑप्शन हैं संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, शाहजहांपुर। क्या होगा सही उत्तर? होगा मुरादाबाद। कहाँ से नहीं गुजरता है? मुरादाबाद से ये नहीं गुजरता है। अब ये भी प्रश्न उठता है कि 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे कुल कितने जनपदों से होकर गुजरता है? तो कुल हो गए 12 जनपद। 12 जनपदों से ये होकर गुजरता है। कौन कौन से 12 हो जाएंगे? एक हो गया मेरठ, दूसरा प्रयागराज, 2 तो ये हो गए संभल, अमरोहा, शाहजहांपुर, 5 हो गए। बचे 7 और कौन कौन से हैं? तो 7 के नाम आप याद रखेंगे। हापुड़, बुलंदशहर, बदायूं, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और हरदोई। 16वां प्रश्न देखें। शहरी क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में पहला एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर कहाँ लगाया गया है? ऑप्शन हैं गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा। तो ये अभी हाल ही में कहाँ लगाया गया है? ये लगाया गया है नोएडा में। और नोएडा में कौन से सेक्टर में? तो सेक्टर 16 में लगाया गया है। 17वां प्रश्न देखें। उत्तर प्रदेश में हॉट एयर बैलून आयोजित किया गया है। उत्तर प्रदेश में हॉट एयर बैलून कहाँ पर? ऑप्शन हैं लखनऊ, आगरा, नोएडा, वाराणसी। तो हॉट एयर बैलून का आयोजन किया गया था वाराणसी में। और यह आयोजन 17 से लेकर 19 नवंबर तक किया गया 2021 में। 17 से 19 नवंबर 2021 में देव दीपावली के समय जो है ऊंचाई पर ले जाकर करीब 1000 फीट की, और वहां से वाराणसी की देव दीपावली दिखाई गई लोगों को। तो हॉट एयर बैलून का आयोजन कहाँ पर? वाराणसी में हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा कंगना रनौत को बनाया गया है। दीपिका पादुकोण किसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो ये एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है। किसकी है? एडिडास, जो स्पोर्ट्स वियर कंपनी है उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। रानी रामपाल और स्मृति मंधाना ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की। किसकी? इक्विटास स्मॉल
इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक की ये दोनों ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो कंगना रनौत हो गई ओडीओपी की, दीपिका पादुकोण हो गई एडिडास स्पोर्ट्स वियर की, रानी रामपाल और स्मृति मंधाना हो गई इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर। देखें भारत भारती सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन हैं शशि भूषण शीतांशु, सूर्यबाला, डॉक्टर उषा किरण खान और महादेवी वर्मा। क्या होगा सही उत्तर? शशि भूषण शीतांशु को दिया गया है 2020 का भारत भारती सम्मान। 2019 का दिया गया था सूर्यबाला को, 2018 का दिया गया था डॉक्टर उषा किरण खान को और पहला दिया गया था फर्स्ट किसको मिला है? महादेवी वर्मा को। सन था 1982। तो 1982 में पहला भारत भारती सम्मान किसको मिला है? महादेवी वर्मा को, जो छायावादी युग की कवयित्री हैं। अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या में कमी लाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? भाग्य लक्ष्मी योजना, राजश्री योजना, लाडली लक्ष्मी योजना या कन्या भाग्यश्री योजना। क्या होगा सही उत्तर? राइट आंसर हो जाएगा भाग्य लक्ष्मी योजना। ये यूपी सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या में कमी लाने या यूँ कहें कि कन्याओं को सशक्त बनाने, महिलाओं को सशक्त बनाने, उन सब के लिए ये चारों योजनाएं भारत के विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही हैं। यूपी में चल रही है भाग्य लक्ष्मी योजना, राजस्थान में चल रही है राजश्री योजना, लाडली लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है एमपी में, और कन्या भाग्यश्री योजना ये चलाई जा रही है महाराष्ट्र में। तो ये सभी कन्या भ्रूण हत्या को कमी लाने के लिए। अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत निम्न को सुमेलित कीजिए। यानी ओडीओपी के तहत इनको सुमेलित करना है। एक तरफ उत्पाद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जिले का नाम है। मुलायम खिलौने, लकड़ी के खिलौने, संगीत वाद्य यंत्र, बांसुरी, और जिला है चित्रकूट, झांसी, अमरोहा, पीलीभीत। तो मिलान करें, मुलायम खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? मुलायम खिलौने बनते हैं झांसी में, लकड़ी के खिलौने चित्रकूट में, संगीत वाद्य यंत्र अमरोहा में और बांसुरी बनाई जाती है पीलीभीत में। तो इस हिसाब से सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड में पानी की समस्या का समाधान निम्न में से किस प्रदेश के सहयोग से या किस देश के सहयोग से करेगी? ऑप्शंस हैं इजराइल, ईरान, म्यांमार या नेपाल। तो किस देश के सहयोग से बुंदेलखंड की पानी की समस्या का हल निकालेगी यूपी सरकार? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। किसके उससे? इजराइल के सहयोग से करेगी। अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश में 24वां हुनर हाट 2021 आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन है वाराणसी, नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज। क्या सही उत्तर होगा? तो ये हुनर हाट 2021 आयोजित हुआ है लखनऊ में। अगला प्रश्न देखें, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1200 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट किस स्थान पर लगाया जा रहा है? जालौन, देवरिया, गोरखपुर, बहराइच। कौन सा ऑप्शंस ठीक होगा? 1200 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट ये लगाया जा रहा है जालौन में। उत्तर प्रदेश की महिला एवं बेटियों को स्वावलंबी एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मिशन शक्ति अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शंस हैं 31 अगस्त 2021, 23 अगस्त 2019, 23 दिसंबर 2017 या 24 जनवरी 2018। क्या सही उत्तर होगा इसमें? यूपी मिशन शक्ति अभियान
उत्तर प्रदेश में महिला और बेटियों को स्वावलंबी और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से कब से शुरुआत हुई है? राइट आंसर हो जाएगा 31 अगस्त 2021 से शुरू हुआ है। शेष जो डेटें लिखी हैं उनको भी ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ये 23 अगस्त 2019 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ हुई है। किसान उदय योजना 23 दिसंबर 2017 से शुरू हुई है और एक जिला एक उत्पाद ये 2018 से 24 जनवरी 2018 ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। अगला प्रश्न देखें, वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 47, 48, 49 या 50। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थल हैं 49 और 49वां कौन सा बना है? तो खिजाडिया, इसको ध्यान रखेंगे। 49वां कौन सा बना है? खिजाडिया। खिजाडिया रामसर स्थल बनाया गया है गुजरात का। कहाँ का है ये? गुजरात का ये बना है 49वां। और 48वां बना था बखीरा अभ्यारण्य। कौन सा? बखीरा अभ्यारण्य। और बखीरा अभ्यारण्य कहाँ है? संत कबीर नगर यूपी में। तो ये यूपी का और खिजाडिया गुजरात का। तो वर्तमान में रामसर स्थल कुल कितने हैं? 49 है। 47वां भी ध्यान रखेंगे। 47वां बनाया गया था हैदरपुर। कौन सा बनाया गया था? हैदरपुर। और हैदरपुर ये बिजनौर यूपी में। तो बिजनौर यूपी में हैदरपुर 47वां बना था। 48वां यूपी का ही बनाया गया बखीरा अभ्यारण्य। और 49वां बना है खिजाडिया। कहाँ का? गुजरात का। अगला प्रश्न देखें, मॉब लिंचिंग अर्थात उन्मादी हिंसा निवारण विधेयक 2021 पारित करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा बना है? पश्चिम बंगाल, मणिपुर, राजस्थान, झारखंड। पूरा सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ये मॉब लिंचिंग या उन्मादी हिंसा के विरुद्ध कानून बनाने वाला कौन सा? चौथे नंबर का राज्य बन गया है। उन्मादी हिंसा उसको कहते हैं कि एक जगह कोई भीड़ इकट्ठी होकर किसी एक व्यक्ति को मार डालती है और सब इधर उधर भाग जाते हैं, तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। तो ऐसा ही उसके लिए उसी को कहा जाता है मॉब लिंचिंग या उन्मादी हिंसा के तहत जो है। तो कानून बनाने वाले 4 राज्य हो गए हैं भारत के। अभी हाल ही में चौथा राज्य कौन सा बना है? झारखंड बना है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में किस राज्य में 3 नए जिले न्यूलैंड, तसेमिन्यू, चुमकेदिमा बनाए गए हैं? ऑप्शंस हैं असम, त्रिपुरा, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो ये 3 नए जिले किस में बनाए गए हैं? सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। ऑप्शंस हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, CK नागराज राव, जॉय गोस्वामी या हरप्रसाद दास। तो किसको दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया है और ये हिंदी भाषा के कवि हैं। तो 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2021 डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया है। और यदि पहला पूछा जाए कि मूर्ति देवी पुरस्कार पहला, तो वो मिला था CK नागराज राव को और सन था 1983। तो 1983 में पहला CK नागराज राव को दिया गया था और ये कन्नड़ भाषा के कवि हैं। कन्नड़। 30वां प्रश्न देखें, दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा
अगुआडा जेल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यह जेल कहाँ पर स्थित है? अगुआडा जेल संग्रहालय। तो ये जेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हैं गोवा, केरल, तेलंगाना या फिर जो है पंजाब। क्या सही उत्तर होगा? राइट आंसर हो जाएगा गोवा। अगुआडा जेल संग्रहालय गोवा में है, जिसका अभी हाल ही में मोदी जी ने उद्घाटन किया था। अगुआडा दुर्ग में, यानी अगुआडा किला है, उसी में स्थित गोवा की एक सेंट्रल जेल है। अगला प्रश्न देखें, ट्रांसजेंडरों को पुलिस सेवा में 1% आरक्षण देने वाला राज्य। ऑप्शन हैं यूपी, एमपी, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो किसने पुलिस सेवा में 1% आरक्षण ट्रांसजेंडरों के लिए दिया है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है? ऑप्शन हैं गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती। क्या होगा सही उत्तर? सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है मोदी जी ने बलरामपुर से। और इस नहर प्रोजेक्ट से यूपी के 9 जिले लाभान्वित होंगे। 9 जिले, 4 तो यही हो गए और 5 अन्य जिले होंगे बहराइच, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज। अगला प्रश्न देखें, फल तथा सब्जियों में मोम के फूल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं सब्जियों पर चमक लाने के लिए, उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए, उनकी पकने की गति में तेजी लाने के लिए, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? ऑप्शंस हैं लुईसाइड, मस्टर्ड गैस, मिथाइल साइनाइड, फॉस्जीन। क्या होगा सही उत्तर? तो राइट आंसर हो जाएगा मस्टर्ड गैस। अगला प्रश्न देखें, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में वर्ष 2019 के लिए दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेता रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया है। यह कौन सावां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है? ऑप्शंस हैं 49वां, 50वां, 51वां या 55वां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीट्स राइट आंसर होगा 51वां। निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार संबोधित किया है? ऑप्शंस हैं गोविंद वल्लभ पंत, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा राइट आंसर? तो सुभाष चंद्र बोस को ऐसा कहा है सरोजिनी नायडू ने। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? ऑप्शंस हैं लखनऊ अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1933, लाहौर अधिवेशन 1940 या कराची अधिवेशन 1943। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में दिया? कराची अधिवेशन 1943 में। अगला प्रश्न देखें, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया था? सिंगापुर, टोक्यो, कोलकाता या रंगून। राइट आंसर क्या होगा? सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। अगला प्रश्न देखें, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया? मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। यह विचार किसने दिए थे? ऑप्शंस हैं आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, वी.डी. सावरकर या एस.बी. चौधरी। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर होगा एस.एन. सेन।
एसएन सेन ने कहा था, मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था। अगला प्रश्न देखें, जेल जिसमें विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाहिड़ी ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था, वह जेल कौन सी थी जिसमें इन तीनों ने बंदी जीवन बिताया? ऑप्शंस हैं अलीपुर न्यू सेंट्रल जेल, मांडले जेल, तिहाड़ जेल या सेल्यूलर जेल। तो वीडी सावरकर, भाई परमानंद, आशुतोष लाहिड़ी, इन्होंने किस में जीवन व्यतीत किया अपना बंदी? राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी? ऑप्शंस हैं द इंडियन रिव्यू, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया, द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर? राइट आंसर हो जाएगा द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। और ये कब बनी है? 1927 में बनी थी। और इसके लिए इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? एस सदानंद। एस सदानंद इसके अध्यक्ष बनाए गए थे फ्री प्रेस ऑफ इंडिया के। और फ्री प्रेस इंडिया जो भारत की पहली राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी, इसमें वित्तीय सहयोग प्रदान किए करने वाले कई लोग थे, जैसे एनी बेसेंट, एम.आर. जयकर, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जी.डी. बिड़ला, बालचंद्र, हीराचंद्र, इन सभी लोगों ने मिलकर इसको वित्तीय सहयोग प्रदान किया था। और ये बनी कब है? 1927 में। और अध्यक्ष पहले बनाए गए थे एस सदानंद, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी। अगला प्रश्न देखें, उस आईसीएस अफसर का नाम इंगित कीजिए जो कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम करता था तथा जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पर भीतरघात किया था। तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पर भीतरघात करने वाला आईसीएस अधिकारी कौन था? ऑप्शन से माइकल कैरिट, एच.वी. कामत, जॉन एंडरसन या रोनाल्ड जॉनसन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एच.वी. कामत। ये आईसीएस अधिकारी थे जिन्होंने कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम किया और भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पर भीतरघात किया था। अगला प्रश्न देखें, किसने कहा था महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे? ऑप्शन हैं बी.आर. नंदा, डी.जी. तेंदुलकर, लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर या लुई फिशर। क्या होगा सही आंसर? महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, ऐसा कहा था लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने। और इन्हीं की रचना है फ्रीडम एट मिडनाइट। कौन सी रचना लिखी है? फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट। इसी में महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, ये कहने वाले थे लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर। प्रश्न देखें, उस विदेशी पत्रकार का नाम लिखिए जिसने धरसाना नमक वर्क सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया। ऑप्शन से मार्क टुली, वेब मिलर, फिलिप स्प्रेट, फ्रांसिस लुई। राइट आंसर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा वेब मिलर। इन्होंने जो है धरसाना नमक वर्क सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था। अगला प्रश्न देखें, महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी धरती पर या पृथ्वी पर अवतरित हुआ था? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या अल्बर्ट आइंस्टीन। तो किसने गांधी जी के विषय में ये विचार व्यक्त किए थे कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। दया प्रकाश पत्र संबंधित है
ऑप्शंस हैं परमहंस मंडली से, गोपाल हरि देशमुख से, ईश्वरचंद विद्यासागर से, महादेव गोविंद रानाडे से। सही उत्तर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे से, जिन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई थी। और ये गांधी जी के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके गुरु थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे थे। और गोपाल कृष्ण गोखले गुरु थे गांधी जी के। ये भी बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखें, भ्रांति विलास पुस्तक के लेखक थे। भ्रांति विलास पुस्तक ऑप्शंस हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर या देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा सही उत्तर? तो भ्रांति विलास पुस्तक के लेखक थे ईश्वरचंद विद्यासागर। अगला प्रश्न देखें, चोरी चोरा कांड के परिणाम स्वरूप गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन बंद कर दिए जाने पर किसने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, ऐसे समय में जबकि जनता का जोश सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच चुका था, पीछे लौटने का नारा राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। गांधी जी के बारे में ये बात किसने कही थी? ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू या लाला लाजपत राय। क्या होगा सही उत्तर? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने जब चोरी चोरा कांड हुआ था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था। इसको लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था कि ऐसे समय में जबकि जनता का जोश सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच चुका था, पीछे लौटने का नारा देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। और ये बात उन्होंने अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में लिखी थी। किस में लिखी थी? इंडियन स्ट्रगल। तो कभी आ जाए इंडियन स्ट्रगल ये किसकी पुस्तक है? तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की। प्रश्न देखें, सुमेलित करना है संस्था को उसकी स्थापना वर्ष से। संस्थाएं दी हैं पैट्रियोटिक एसोसिएशन, देश हितैषणी सभा, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और लैंड होल्डर्स सोसाइटी। और इनके मिलान करने हैं 1839, 1841, 1838, 1843। क्या होगा सही उत्तर? मिलान करें। पैट्रियोटिक एसोसिएशन 1839 में बनाई गई, देश हितैषणी सभा बनी है 1841 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में और लैंड होल्डर सोसाइटी बनी है 1838 में। इस हिसाब से सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न देखें, सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में पट्टाभी सीतारामैया को हटाकर कांग्रेस का अध्यक्ष पद प्राप्त किया था। सुभाष बोस ने यह चुनाव कितने मतों से जीता था? आपको याद आ रहा हो 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के अध्यक्ष निर्विरोध बन गए थे। उसके बाद 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर खड़े हुए थे और उनके सामने गांधी जी ने उम्मीदवार खड़ा किया था पट्टाभी सीतारामैया, जिसमें जीत गए थे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने कितने मत प्राप्त किए थे और पट्टाभी सीतारामैया को कितने मत प्राप्त हुए थे? सुभाष चंद्र बोस जीते थे 1580 मतों से और पट्टाभी सीतारामैया ने प्राप्त किए थे 1377 मत। तो पट्टाभी सीतारामैया को मिले थे 1377 मत और सुभाष चंद्र बोस को कितने मिले थे? 1580। तो 1580 के मुकाबले पट्टाभी सीतारामैया को मिले 1377 और जीत हो गई सुभाष चंद्र बोस की। तो 1938 और 1939 दोनों में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। अगला प्रश्न देखें, स्वर्ण प्रभा सूत्र पुस्तक संबंधित है। ऑप्शंस हैं बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से
या फिर वैष्णव धर्म से? क्या होगा सही आंसर? स्वर्ण प्रभा सूत्र, ये पुस्तक संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से, जो बौद्ध धर्म में महायान सिद्धांत जो हैं वो इस पुस्तक में वर्णित हैं। इसमें कुल जो हैं 21 परिवर्त है। 21 क्या है? परिवर्त। स्वर्ण प्रभा सूत्र में 21 परिवर्त हैं और ये पुस्तक बौद्ध धर्म के महायान सिद्धांतों को उल्लेख करती है। चीनी जापानी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद भी हो चुका है। परिवर्त आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे रामायण में क्या है? रामायण में 7 कांड हैं। महाभारत में क्या है? तो महाभारत में हम कहते हैं, महाभारत का युद्ध चला था 18 दिन। 18 क्या हैं? पर्व हैं। महाभारत में 18 पर्व, रामायण में 7 कांड। इसी प्रकार से स्वर्ण प्रभा सूत्र में 21 क्या है? परिवर्त है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस लेखक ने सर्वप्रथम सामंत शब्द का प्रयोग अधीनस्थ शासक के रूप में किया है? तो अधीनस्थ शासक के रूप में सबसे पहले सामंत शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शंस हैं बाणभट्ट, अश्वघोष, मनु या नारद। क्या होगा सही उत्तर? राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। और अश्वघोष ने एक पुस्तक लिखी है बुद्ध चरित। कौन सी पुस्तक लिखी है? बुद्ध चरित। तो बुद्ध चरित में सर्वप्रथम सामंत शब्द का उल्लेख किया और किस अर्थ में किया था? तो जागीरदार के अर्थ में किया था। वैसे सामंत शब्द का उल्लेख कौटिल्य ने भी किया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है। कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है सामंत का। और कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र में सामंत शब्द का उल्लेख किया है वो स्वतंत्र पड़ोसी के अर्थ में किया है, जबकि अश्वघोष ने बुद्ध चरित में सामंत शब्द का उल्लेख किसके अर्थ में किया है? जागीरदार के अर्थ में किया है। और गुप्त काल से ही जागीरदार के ही रूप में सामंत का जो है प्रयोग किया जाने लगा था। तो गुप्त काल से सामंत शब्द ज़्यादा प्रचलन में रहा और किसके अर्थ में? जागीरदार के रूप में। भक्ति की अवधारणा पहली बार विकसित हुई। ऑप्शन हैं ऐतरेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, श्वेताश्वतर उपनिषद में या छांदोग्य उपनिषद में। क्या होगा सही उत्तर? राइट आंसर होगा श्वेताश्वतर उपनिषद में। अगला प्रश्न देखें, अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था? तो अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक ऑप्शंस हैं वशिष्ठ, गौतम, सुदेश, पृथुवैन्य। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो प्रथम कृषि वैज्ञानिक थे पृथुवैन्य, जिनका उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न देखें, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किसमें मिलता है? सामवेद में, शतपथ ब्राह्मण में, बृहदारण्यक उपनिषद में या प्रश्नोपनिषद में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। अगला प्रश्न देखें, सुमेलित करना है, देश और राजधानियां हैं। कंट्री के नाम दिए गए हैं स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, सिएरा लियोन, कोस्टा रिका और राजधानी दी गई हैं लुजुब्लिजना, ब्रातिस्लावा, फ्रीटाउन, सेंट जोस। क्या होगा सही उत्तर? इसमें मिलान करें। स्लोवेनिया की राजधानी हो जाएगी लजुब्लिजना, स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा, सिएरा लियोन की फ्रीटाउन और कोस्टा रिका की सेंट जोस। तो ये सारी राजधानियां ठीक हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। इसमें भी मिलान करना है, एक तरफ देश हैं और उनमें चलने वाली मुद्रा है। क्रोएशिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और करेंसी दी हैं कुना, यूरो, जलोटी,
फोरिंट। तो मिलान करें, कौन सी करेंसी किस कंट्री में चलती है? सही उत्तर क्या होगा? क्रोएशिया में चलता है कुना, पोलैंड में चलता है ज़्लोटी, स्लोवाकिया में यूरो और हंगरी में फोरिंट। तो इस प्रकार सही उत्तर होगा ए। क्रोएशिया में कुना, पोलैंड में ज़्लोटी, स्लोवाकिया में यूरो और हंगरी में फोरिंट। अगला प्रश्न देखें, इसमें भी सुमेलित करना है, देश और मुद्राओं को मिलाना है। कंट्री दिए हैं रोमानिया, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवेनिया और मुद्राएं दी हैं रूबल, ल्यू, रिवनिया और यूरो। मिलान करें, सही आंसर क्या होगा? तो रोमानिया में चलता है ल्यू, बेलारूस में चलता है रूबल, यूक्रेन में चलती है करेंसी रिवनिया और स्लोवेनिया में चलता है यूरो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर मिलान कीजिए, देश और राजधानियां हैं। कंट्री के नाम दिए हैं माल्डोवा, रोमानिया, क्रोएशिया, बेलारूस और राजधानी दी हैं मिन्स्क, जाग्रेब, चिसिनाउ, बुखारेस्ट। क्या होगा सही आंसर? माल्डोवा की राजधानी होगी चिसिनाउ, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, क्रोएशिया की राजधानी हो जाएगी जाग्रेब और बेलारूस की राजधानी हो जाएगी मिन्स्क। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 3-4-2-1। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, बरमूडा त्रिभुज अवस्थित है। ऑप्शंस हैं पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी हिंद महासागर में। क्या होगा राइट आंसर? बरमूडा त्रिभुज किस में है? तो राइट आंसर होगा पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और बरमूडा त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसे दूसरे शब्दों में दैत्य त्रिभुज के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। दैत्य त्रिभुज, दैत्य त्रिभुज या इसी को कहेंगे डेविल्स, क्या कहेंगे? डेविल्स ट्रायंगल। यानी यहाँ पर जो भी चीज़ जाती है वो गायब हो जाती है या काल के गाल में समा जाती है। इसीलिए बरमूडा त्रिभुज को दैत्य त्रिभुज भी कहते हैं या डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। और ये कहाँ पर पड़ता है? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न देखें, मिलान करना है। उद्योग केंद्र दिए गए हैं और देश हैं। उद्योग केंद्र हैं पीटर्सबर्ग, एंटवर्प, मराकेवो, साओ पालो और कंट्री दिए हैं वेनेजुएला, अमेरिका, बेल्जियम, ब्राज़ील। मिलान करें, कौन सा उद्योग केंद्र किस देश में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीटर्सबर्ग अमेरिका में है, एंटवर्प ये हो जाएगा बेल्जियम में, उसके बाद मराकेबो हो जाएगा वेनेजुएला में और साओ पालो ब्राज़ील में। इस हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखें, सुमेलित करना है। उद्योग केंद्र हैं और उद्योग हैं। पीटर्सबर्ग उद्योग केंद्र में कौन सा उद्योग है? एंटवर्प, मराकेवो, साओ पालो और उद्योग दिए हैं लोहा इस्पात, तेल शोधन उद्योग, हीरा प्रसंस्करण, कॉफ़ी उद्योग। मिलान करें जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? तो पीटर्सबर्ग में हो जाएगा लोहा इस्पात और एंटवर्प में हो जाएगा हीरा प्रसंस्करण, मराकेवो में हो जाएगा तेल शोधनशाला उद्योग और साओ पालो में कॉफ़ी उद्योग है।
ब्राज़ील के साओ पाउलो किसके लिए फेमस है? कॉफ़ी के लिए। तो इस प्रकार सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न देखें, इसमें भी सुमेलित करना है, फसल और रोग मिलाने हैं। फसल दी गई हैं गेहूं, गन्ना, चना, अरहर और रोग दिए हैं उखटा, स्टेन रॉट, ग्रासी सूट और रतुआ। तो मिलान करें जल्दी से, कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? गेहूं में होता है रोग रतुआ। गेहूं में कौन सा हो गया? रतुआ। गन्ने में हो जाएगा ग्रासी शूट, चने में हो जाएगा उखटा रोग और अरहर में होगा स्टेन रॉट। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। गेहूं में रतुआ, गन्ने में ग्रासी सूट, चने में हो गया उखटा और अरहर में हो गया स्टेन रॉट। एक रेड रॉट होता है, रेड रॉट, ये रोग होता है गन्ने में और स्टेन रॉट रोग होता है अरहर में। अगला प्रश्न देखें, यूरोपीय संघ का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ब्रुसेल्स में, हेलसिंकी में, पेरिस में या रोम में। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न देखें, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शंस हैं ब्रिटेन में, जर्मनी में, रूस में, अमेरिका में। क्या सही आंसर होगा इसमें? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अमेरिका में विश्व का पहला परमाणु बिजली घर लगाया गया था। अगला प्रश्न देखें, सुमेलित करना है इसमें, लौह अयस्क क्षेत्र हैं और राज्य दिए गए। बादाम पहाड़, डाली राजहरा, कुद्रेमुख, नोआमुंडी और राज्य दिए हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। मिलान करें कौन सा आंसर सही होगा? तो बादाम पहाड़ हो जाएंगे उड़ीसा में, डाली राजहरा छत्तीसगढ़ में, कुद्रेमुख कर्नाटक में और नोआमुंडी हो जाएगा झारखंड में। इस प्रकार से सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न देखें, हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है। ऑप्शंस हैं पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से, यूरो फर्स्ट तथा यूरो सेकंड वाहन से, ग्रीन हाउस प्रभाव से या उपरोक्त में से किसी से भी नहीं। क्या होगा सही आंसर? राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण से। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पाद भंडारण से। यानी भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं? हाइड्रोजन को कहते हैं। और हाइड्रोजन विजन ज़्यादातर हाइड्रोजन का उपयोग ताकि जो पेट्रोलियम के जो भंडार हैं वो थोड़े संचित बने रहें। तो इसका राइट आंसर पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से हो जाएगा। 2000 में जो हाइड्रोजन विजन है 2025, ये विजन 2000 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के समय ये विजन दिया गया था। भारत का उद्देश्य था कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम का क्या किया जाए? भंडारण करना था, उसके लिए ये विजन दिया गया था। तो 2000 में राजग सरकार द्वारा जो है ये विजन। अगला प्रश्न देखें, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य कौन करता है? ऑप्शंस हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम द्वारा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा या उपर्युक्त सभी के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। तो भारत में तेल अन्वेषण का कार्य एक तो ऑयल इंडिया लिमिटेड करता है, ऑयल
इंडिया लिमिटेड और एक करता है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो भारत में यही दो संस्थाएं ऐसी हैं जो तेल अन्वेषण का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न देखें, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शंस हैं एरुला, खासी, संथाल या थारू। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर होगा संथाल। संथाल जो जनजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड या पूर्व द्रविड़ प्रजाति भारतीय जनजातियों में सम्मिलित हो गई है, जिनके उदाहरण आप ये मान सकते हैं कौन कौन हो जाएंगे? भील, कोल, चेंचू, कुरुम्बा, उरांव, मुंडा, यरूबा, ये सब जो है वो किसके हो जाएंगे? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित हो जाएंगे। वर्तमान में भारत में महारत्न और नवरत्न कंपनियों की संख्या क्रमशः है। तो कितनी महारत्न और कितनी कंपनियां भारत में वर्तमान में हैं? ऑप्शंस हैं 11, 13, 10, 14, 9, 15 या 13, 17। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियां हैं 11 और नवरत्न कंपनियां हैं 13। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 11 और 13। अगला प्रश्न देखें, मूंगा है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। ऑप्शंस हैं असम में, बिहार में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में। तो मूंगा रेशम की किस्म कहाँ पर, किस राज्य में? राइट आंसर होगा असम में। असम भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ पर मूंगा रेशम की जो है सर्वाधिक पैदावार होती है। और कितनी होती है? 93% जो है मूंगा किस्म पैदा की जाती है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई? ऑप्शंस हैं अमेरिका, जर्मनी, जापान या रूस। क्या होगा सही उत्तर? राइट आंसर हो जाएगा डी, रूस के सहयोग से जो है ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में किस में लगाया गया था? यूपी के सोनभद्र जिले में, और सन था 1971। तो 1971 सोनभद्र उत्तर प्रदेश में ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न देखें, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? ऑप्शंस हैं आमूर, लीना, ओब या साल्वीन। तो इसमें से कौन सी नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? राइट आंसर हो जाएगा साल्वीन। कौन सी बहती है? दक्षिण की ओर साल्वीन बहती है। शेष जो तीनों नदियां हैं, ये तीनों नदियां उत्तर की ओर बहती हैं, जबकि ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। आमूर नदी ये रूस और चीन की सीमा बनाती है। रूस और चीन की सीमा बनाते हुए मंचूरिया की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और लीना नदी जो है वो साइबेरिया क्षेत्र में रूस से निकलती है। ये भी कहाँ से निकलती है? रूस से, साइबेरिया क्षेत्र से निकलती है। जबकि ओब जो है वो जापान की एक नदी है। और साल्वीन जो है वो तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है और चीन, बर्मा, थाईलैंड होते हुए अंडमान सागर में गिर जाती है। तो चीन तिब्बत से निकलती है, फिर चीन, बर्मा और किधर बहती हुई? चीन, बर्मा, थाईलैंड इधर होते हुए और किस में गिरती है? अंडमान सागर में गिर जाती है। तो प्रश्न था एशिया की कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो कौन सी होती है? साल्वीन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शंस हैं अमेजन, सिंधु,
वोल्गा या राइन? क्या होगा सही उत्तर इसमें से? 74 का राइट आंसर होगा राइन। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। आल्प्स पर्वत से निकलकर उत्तरी सागर में समुद्र में मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? आल्प्स पर्वत से, और उत्तरी सागर में समुद्र में मिल जाती है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदी दी हैं और देश दिए हैं। नदी हैं निपर, पो, राइन, रोन, और कंट्री दिए हैं यूक्रेन, इटली, जर्मनी और स्पेन। तो कौन सा इसमें जोड़ा सुमेलित नहीं है? ये सही है, निपर यूक्रेन में है, पो इटली की गंगा कहलाती है, सही है। राइन जर्मनी में बहती है, सही है। ये गलत है। रोन जो है वो स्पेन में ना होकर स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पर बहती है? स्विट्ज़रलैंड से प्रवाहित होते हुए ये भूमध्य सागर में लियोन की खाड़ी में गिर जाती है। तो सुमेलित जोड़ा नहीं है रोन और स्पेन। अगला प्रश्न देखें, सुमेलित करने हैं बांध और नदी। थीन बांध, पोंग बांध, पंचेत बांध, तिलैया बांध, और नदी दी है रावी, व्यास, दामोदर, बाराकर। मिलान करें कौन सा ठीक है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? थीन बांध रावी नदी पर है, पोंग बांध व्यास पर है, पंचेत बांध दामोदर पर है, और तिलैया बांध बाराकर पर है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सुमेलित करना है घास के मैदान और महाद्वीप। ऑप्शंस हैं, घास के मैदान हैं लानोस, स्टेपी, प्रेरीज, वेल्ट, और महाद्वीप हैं दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका। मिलान करें कौन सा सही उत्तर होगा? तो लानोस घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं, स्टेपी घास के मैदान यूरोप में, प्रेरीज उत्तर अमेरिका में पाए जाते हैं, और वेल्ड घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सुमेलित करना है मरुस्थल और देश दिए हुए हैं। मरुस्थल गिब्सन, सोनोरन, तकलामकान, काराकुम, और देश हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, तुर्कमेनिस्तान। तो मिलान करें कौन सा मरुस्थल किस देश में है, क्या होगा सही आंसर? गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, सोनोरन मरुस्थल अमेरिका में है, तकलामकान चीन में है, और काराकुम मरुस्थल जो है तुर्कमेनिस्तान में है। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखें, ये भी सुमेलित करना है। देश और राजधानियां दी गई हैं, मिलान करना है। देश के नाम दिए गए हैं मार्शल द्वीप, सोलोमन द्वीप, टोंगा, वनुआतू। राजधानियां दी गई हैं मजुरो, होनियारा, पोर्ट विला, नुकुआलोफा। सही मिलान करें 79 का क्या सही उत्तर होगा? तो मिलान हो जाएगा, मार्शल द्वीप की राजधानी मजुरो है, सोलोमन द्वीप की राजधानी होनियारा है, टोंगा की राजधानी नकुआलोफा है, और वनुआतू की राजधानी पोर्ट विला है। इस प्रकार उत्तर सही होगा सी। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन एक चलवासी कृषि नहीं है? चलवासी कृषि नहीं है। ऑप्शंस हैं चेना, झूमिंग, मिल्पा, फजेंडा। क्या राइट आंसर होगा? तो चेना होती है चलवासी कृषि, झूमिंग भी होती है, मिल्पा भी होती है, लेकिन फजेंडा नहीं होती है। फजेंडा बागान होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलवासी कृषि नहीं है, फजेंडा। अगला प्रश्न देखें, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। ऑप्शंस हैं चीन का, जर्मनी का, जापान का, या यूनाइटेड किंगडम का। तो रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र किसका है? क्या सही उत्तर होगा?
राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी का। रूर जो है वो जर्मनी में बहने वाली एक नदी है और रूर बेसिन भी किसमें पड़ता है, जर्मनी में, एक औद्योगिक क्षेत्र है। अगला प्रश्न देखें, विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध यानी भू आवेष्टित देश है, यानी ये कहेंगे कि लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा। ऑप्शंस हैं मंगोलिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। क्या होगा सही उत्तर? तो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, इसका क्षेत्रफल है 27,25,000 वर्ग किलोमीटर और उसके बाद मंगोलिया का है 15,64,000 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा? कजाकिस्तान है। अगला प्रश्न देखें, निम्न यूरोपीय देशों में से कौन एक स्थलरुद्ध यानी लैंडलॉक्ड देश नहीं है? ऑप्शंस हैं हंगरी, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, पोलैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा पोलैंड। पोलैंड लैंडलॉक्ड या स्थलरुद्ध कंट्री नहीं है। ये सभी कंट्री यूक्रेन के सीमा बनाते हैं, जहाँ पर वर्तमान में रूस ने हमला कर रखा है। तो ये सब यूक्रेन के पड़ोसी कंट्री हैं। इनमें से हंगरी, मोल्डोवा, स्लोवाकिया ये सभी जो हैं स्थलरुद्ध देश हैं, लेकिन पोलैंड जो है स्थलरुद्ध नहीं है। अगला प्रश्न देखें, विश्व में स्थलरुद्ध देशों की कुल संख्या कितनी है? लैंडलॉक्ड कंट्री टोटल विश्व में कितने हैं? राइट आंसर क्या होगा? 47, 48, 49, 51। सही उत्तर हो जाएगा 47। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वह नमी को रोक कर रखती है? ऑप्शंस हैं लाल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा या जलोढ़ मृदा। तो कौन सी मिट्टी है जिसको सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वो नमी को रोके रखती है? राइट आंसर क्या होगा इसमें? काली मृदा हो जाएगी। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ऑप्शंस हैं 29 अगस्त 1947, 21 फरवरी 1948, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947। क्या होगा राइट आंसर? तो प्रारूप समिति बनाई गई थी 29 अगस्त 1947 को। तो सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थी। और जो ये प्रारूप समिति थी इसने प्रारूप बनाकर जो है 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वो प्रारूप सौंप दिया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रारूप, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको 21 फरवरी 1948 को प्रारूप सौंपा गया था। और प्रारूप समिति गठन कब हुआ है? 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न देखें, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी या C राजगोपालाचारी। तो जो संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति बनी थी, ये बनाई गई थी 23 जून 1947 को। तो इस झंडा समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो संविधान निर्मात्री परिषद थी उसमें कई सदस्य थे, जैसे सरोजिनी नायडू, अबुल कलाम आज़ाद, KM मुंशी, BR अम्बेडकर, C राजगोपालाचारी। ये सब संविधान निर्मात्री परिषद के उसमें शामिल थे। और जो झंडा समिति इसने बनाई थी 23 जून 1947 को, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन एक 2 अप्रैल 1931 ये कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था।
कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ? 2 अप्रैल 1931 को यह अधिवेशन हुआ और इसमें भी एक झंडा समिति गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार पटेल बनाए गए थे। तो इसमें जो झंडा समिति बनी थी, ये कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जो झंडा समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सरदार पटेल। ये घटना है 2 अप्रैल 1931 की। लेकिन जो संविधान निर्मात्री परिषद है उसने जो झंडा समिति बनाई थी 23 जून 1947 को, उसके अध्यक्ष बनाए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बहुत सारी पुस्तकों में जेबी कृपलानी नाम मिलता है, लेकिन जेबी कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे। और यदि इसकी बात करें कि 2 अप्रैल 1931 जो कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, सरदार पटेल की अध्यक्षता में जो झंडा समिति गठित की गई थी, तो उसमें जो सदस्य थे वो थे तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, केलकर, सीतारमैया, हरिदकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सब इनके समय थे, कराची अधिवेशन के समय। और जबकि जो संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति थी उसमें थे सरोजनी नायडू, अबुल कलाम आज़ाद, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर और सी राजगोपालाचारी। तो ये ध्यान रखेंगे, झंडा समितियां कराची कांग्रेस अधिवेशन में सरदार पटेल के उसमें, और जो संविधान निर्मात्री परिषद ने बनाई थी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जेबी कृपलानी कभी भी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ये बहुत सारी पुस्तकों में थोड़ा भ्रमित किया गया है। अगला प्रश्न देखें, पानी की कमी से जूझ रहे बुंदेलखंड की समस्या केन बेतवा लिंक परियोजना से दूर होगी। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होगा? महाराजगंज, महोबा, चित्रकूट, जालौन। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा महाराजगंज। केन बेतवा लिंक परियोजना से लाभान्वित उत्तर प्रदेश के जिले कुल होंगे 7। एक होगा महोबा, चित्रकूट, जालौन, 3 हो गए। 4 अन्य जिले होंगे हमीरपुर, एक हो जाएगा हमीरपुर, ललितपुर, बांदा और झांसी। तो 4 जिले ये हो गए, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा और झांसी, और महोबा, चित्रकूट, जालौन। तो कुल मिलाकर यूपी के 7 जिले लाभान्वित होंगे। और ये जो केन बेतवा लिंक परियोजना बनाई जा रही है, ये यूपी और एमपी की संयुक्त योजना है। एमपी के 6 जिले लाभान्वित होंगे, उनके नाम होंगे छतरपुर, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह और दतिया। तो मध्य प्रदेश के 6 जिले छतरपुर, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, दतिया, और यूपी के 7 जिले महोबा, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, ललितपुर, बांदा और झांसी, ये लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? ऑप्शन हैं भाग 9, भाग 11, भाग 12 और भाग 13। यहाँ भाग्य लिख गया है, भाग 13 में। तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा भाग 11 में। भाग 11 के अध्याय 1 में आर्टिकल याद आ रहे हों आपको, 245 से लेकर 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंध वर्णित है। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में या संसद में? क्या होगा सही उत्तर? राइट आंसर हो जाएगा संसद में। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 248 में है। उसके अनुसार वो अवशिष्ट शक्तियां किस में हैं? संसद में सन्निहित। अगला प्रश्न देखें, विश्व मोटापा दिवस यानी वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया जाता है। ऑप्शन हैं 4 मार्च, 18 मार्च, 16 मार्च या 14 मार्च। क्या सही होगा? विश्व मोटापा दिवस
यानी वर्ल्ड ओबेसिटी डे मनाया जाता है 4 मार्च को। 18 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आयुध निर्माण दिवस, या इसी को कहेंगे वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। तो 18 मार्च को मनाया जाता है आयुध निर्माण दिवस। 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, वैक्सीनेशन डे 16 मार्च। अगला प्रश्न देखें, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। क्या होगा सही उत्तर? राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में मार्च 2022 में मालदीव में आयोजित हुए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने वाला नया देश कौन सा बना है? ऑप्शंस हैं भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉरिशस जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होने वाला नया देश बना है। और ये बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो मालदीव में आयोजित हुई है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस है, पोर्ट लुइस। भारत, श्रीलंका, मालदीव ये पहले से ही कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य भी हैं और हाल ही में नया देश कौन सा बना है? मॉरिशस इसमें शामिल हुआ है। और ये भी ध्यान रखेंगे बांग्लादेश और सेशल्स ने पर्यवेक्षक के रूप में इसमें हिस्सा लिया है। तो 2 कंट्री हैं, एक हो गया बांग्लादेश और दूसरा हो गया सेशल्स। इन दोनों लोगों ने, ये 2 कंट्री हैं जिन्होंने पर्यवेक्षक के रूप में यानी ऑब्जर्वर के रूप में इसमें हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न देखें, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान रहा है। ऑप्शंस हैं 132वां, 136वां, 138वां या 146वां। खुशहाली रिपोर्ट में 136वां रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है फिनलैंड। अंतिम स्थान पर कौन सा रहा है? तो अंतिम स्थान यानी 146वें नंबर पर रहा है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को 136वां। पहले स्थान पर कौन सा है? फिनलैंड। और अगर 5 कंट्रियों का क्रम ध्यान रखें तो आप याद रखिएगा, नंबर 1 पे फिनलैंड, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर आइसलैंड, चौथे पर स्विट्जरलैंड और 5वें पर नीदरलैंड है। अगला प्रश्न देखें, हिजाब विवाद से संबंधित भारतीय राज्य है। अभी हाल ही में हिजाब विवाद चर्चा में रहा है। ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक। तो हिजाब विवाद से संबंधित कौन सा राज्य है? राज्य कौन सा होगा? राइट आंसर होगा कर्नाटक। और कर्नाटक में ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ था? तो उडुपी से हुआ था। उडुपी जिले में जो है कर्नाटक में 6 छात्राओं को हिजाब पहनकर स्कूल जाने पर प्रतिबंधित किया गया था, उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया था। तो ये विवाद कहाँ से शुरू हुआ है? कर्नाटक से शुरू। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुए चक्रवाती तूफान को आसनी चक्रवाती तूफान नाम किसने प्रदान किया है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भारत। क्या होगा राइट आंसर? किसने दिया है ये नाम आसनी चक्रवाती तूफान? राइट आंसर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न देखें, भारत का तैरता हुआ सोलर पावर पार्क का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के कहाँ पर? चेन्नई में जो है पहला भारत का तैरता हुआ सोलर पावर पार्क जो है लगाया गया है। अगला प्रश्न देखें, हाल ही में IMF द्वारा यूक्रेन को इमरजेंसी फंड के तहत प्रदान की गई धनराशि है। ऑप्शंस हैं 1.4 अरब डॉलर, 1.5 अरब डॉलर,
723 मिलियन डॉलर या 2 अरब डॉलर? क्या होगा सही उत्तर? राइट आंसर हो जाएगा 1.4 अरब डॉलर। तो 1.4 अरब डॉलर यूक्रेन को दिया है इमरजेंसी फंड के रूप में। किसने? आईएमएफ ने। आईएमएफ अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह राशि यूक्रेन को प्रदान की है, जिसकी आईएमएफ की प्रमुख कौन है इस समय? तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। अगला प्रश्न देखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 9 मार्च, 10 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस क्या होगा सही उत्तर? राइट आंसर हो जाएगा 10 मार्च। अगला प्रश्न देखें, दिशांक ऐप संबंधित है। ऑप्शंस हैं भूमि अभिलेखों हेतु, पर्यावरण जागरूकता हेतु, टीकाकरण समझ बढ़ाने हेतु, शिक्षा संबंधी जानकारी हेतु। क्या होगा सही उत्तर? दिशांक ऐप जो है वो भूमि अभिलेखों हेतु बनाया गया है और भू अभिलेखों तक आसान पहुंच बनाने के लिए इसको विकसित किया है कर्नाटक ने। तो कर्नाटक सरकार है उसने दिशांक ऐप विकसित किया है ताकि भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच हो सके। इन 100 प्रश्नों में से यदि आपका रिजल्ट 50% से अधिक रहा है तो आप ये मान के चलें कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है, और इसको 2-1 बार सुन लें ताकि अगर इसमें से कोई प्रश्न ज्यों का त्यों आता है तो आप उसको कर पाएँ। धन्यवाद।